यस, गुड इवनिंग, खुश रहो। खुश रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ हाँ, मैं बहुत जल्दी आ गया। और क्या, कर लो बेटा, कमेंट कर लो, तुम्हारा मौका है, तुम्हारा टाइम है। बड़ा मजा आ रहा है सर, है कि सर बड़े जल्दी आ गए हो आप। अच्छा। हम्म। अच्छा, ये बताओ, होमवर्क का क्या हाल है? जेई एडवांस हुई या नहीं हुई? सारे क्वेश्चंस किए या नहीं किए? तुम तो एकदम सारा होमवर्क कर कुरा के बैठे हो। नहीं? और बोलो, और बोलो। सारे क्वेश्चंस हो गए ना? कुछ तो कुछ भी नहीं छोड़ा ना? एनसीईआरटी भी पढ़ ली होगी तुम लोगों ने तो। चलो जी चलो, बट हाँ, सही बात है, टाइम से आना चाहिए, टाइम से होमवर्क करना चाहिए, सारे टाइम से होना चाहिए, नहीं तो अपनी लाइफ का तो फंडा देखो यही है, कोशिश पूरी करें। और ऑब्वियस सी बात है, अगर लेट हो तो ये नहीं कि यार हो गए तो हो गए, नहीं, लेट नहीं होना चाहिए। वी मस्ट बी ऑन टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइम की वैल्यू नहीं करता उनकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी बातें ज्ञानपुर ध्यान रहे। ओके, तो अब करें, तो डिस्कशन करना है, एक तो सॉलिड स्टेट वाला, एक तो सॉलिड का डिस्कशन बाकी है। और बताओ, 30 तारीख के टेस्ट की तैयारी बता दो, तुम तो आज 28 हो रही है, क्या क्या कर चुके हो? हाँ जी।
किसी ने लिखा सर आप शक्ल से ही बहुत डिसिप्लिन्ड लगते हो। हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ 30 तारीख के टेस्ट की तैयारी क्या है भाई? सारे सही होने चाहिए। सारे सही, हाँ। अभिनव कह रहा सर 3 बार शीट कर ली, बिल्कुल सही। कुछ पार्ट सॉलिड स्टेट का पढ़ लेना। एनसीईआरटी मिल जाएगी तुम्हें। अब बोलूंगा मैं एनसीईआरटी, बार बार ये मत बोला करो कि सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी में नहीं है, हमारे लिए है। समझ गए? हमारे लिए एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट को पढ़ना, खासकर सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और जो इनिशियली थोड़ा क्रिस्टलाइन अमोर्फस वाला पार्ट है वो सारा करना है। चलो जी चलो। स्पीड कैसे इंक्रीज करें? बार बार रिवाइज करके बेटा, और किसी तरह से नहीं हो सकती। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। एक ही तरीका है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार करोगे स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सब अच्छा हो जाएगा। और हर दर्द की दवा है प्रैक्टिस। जो भी प्रॉब्लम है प्रैक्टिस, ये प्रॉब्लम है प्रैक्टिस, हर चीज का सॉल्यूशन प्रैक्टिस है भाई। तो तुम क्वेश्चन कुछ भी पूछो, मेरा आंसर पहले से तैयार है। और प्रॉब्लम यही होती, तुम चाहते हो सर इसके अलावा कोई और तरीका बता दो कि बिना प्रैक्टिस के कैसे मेरा सब अच्छा हो जाए। वहां तो तुम कुछ और सुनना चाहते हो, मेरा आंसर एक ही है। तो वो नहीं, बट आंसर तो यही है और सॉल्यूशन भी यही है। चलिए, तो अब आज पहले फिर से वही लास्ट के 20 मिनट्स में हमारा डिस्कशन होगा। लास्ट के 20 मिनट्स हम डिस्कशन करेंगे सॉलिड स्टेट का। तो उससे पहले स्टार्ट कर देते हैं वापस से। लास्ट टाइम हमने कहां तक कर लिया था बताओ? मैंने तीन ही, सॉरी, सिस्टम, सराउंडिंग्स और बाउंड्री की डेफिनेशन बता दी थी। और साथ में ये भी बताया था कि बाउंड्रीज कितने तरह की होती है। बाउंड्रीज जो होती है, कौन कौन सी होती है, जल्दी से एक बार फटाफट लिखो। बाउंड्रीज कौन कौन सी होती है? हाँ लिखो, देखें, लिखो लिखो लिखो। परमिएबल, नॉन परमिएबल, इम्परमिएबल, एडियाबेटिक के साथ दोनों वर्ड लिखो बेटा। हाँ, डायाथर्मिक, बिल्कुल सही। रियल, इमेजनरी, परमिएबल, इम्परमिएबल, एडियाबेटिक, डायाथर्मिक, रिजिड, नॉन रिजिड। बहुत बढ़िया। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बाउंड्री, की एक सिस्टम की बाउंड्रीज कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखिए यहां पर, डिपेंडिंग अपॉन द type of boundary, system can be categorized into, can be categorized into first one. Just a minute. Isolated system. Isolated system, अमूल्य जी, मोल कंसेप्ट भी आएगा। मेजर पोर्शन सॉलिड स्टेट होगा, मोल कंसेप्ट बहुत बेसिक सा होगा। तो फोकस केवल तुम उस पर करो। फोकस जो है अपना पूरा सॉलिड स्टेट पर को, मोल कॉन्सेप्ट उतना मुझे लगता आता है, तो कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिवर्स में केवल, यूनिवर्स में हम कहते हैं एक तो एनर्जी है और एक मैटर है। राइट, हर एक चीज या तो एनर्जी या मैटर, तो इन्हीं का एक्सचेंज हो सकता है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना मैटर, तो नाइदर एनर्जी नॉर मैटर can be transferred, can be transferred
बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मैटर ना एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप ये बताओ, अगर ना तो एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए ना मैटर ट्रांसफर होना चाहिए, तो बताओ बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? सोच के बताओ, एक आइसोलेटेड सिस्टम की बाउंड्रीज आपके अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा। एक आइसोलेटेड सिस्टम की बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? मतलब वो रियल होनी चाहिए, इमेजनरी होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए, नॉन रिजिड होनी चाहिए, एडियाबेटिक होनी चाहिए, डायथर्मिक होनी चाहिए? एडियाबेटिक होनी चाहिए। अच्छा, एडियाबेटिक होने से क्या होगा ये भी सोच के बताओ जल्दी से। एडियाबेटिक होने से क्या होगा, क्या नहीं, मतलब क्या नहीं होगा, या तो ये बताओ। वेरी गुड, किसी ने लिखा एडियाबेटिक, रियल और रिजिड। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुज। और किसी ने लिखा है। अब यहां क्या होता है, बहुत सारी जनता क्या कहती है, क्या ऐसा बोल सकता हूं एडियाबेटिक होने से, हाँ किसी ने लिखा एडियाबेटिक होने से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। क्या मैं ऐसा बोल दूं एडियाबेटिक होने से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, या एडियाबेटिक होने से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा? या लगता है दोनों एक ही स्टेटमेंट है? दोनों स्टेटमेंट बहुत अलग है। बाउंड्रीज मस्ट बी, बाउंड्रीज मस्ट बी, एक तो होनी चाहिए वो एडियाबेटिक। एडियाबेटिक बाउंड्रीज क्या करती है, हीट ट्रांसफर को रोकती है, नो हीट ट्रांसफर। एडियाबेटिक होने से नो हीट ट्रांसफर। लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर अभी भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लो एक कंटेनर है जिसकी बाउंड्रीज एडियाबेटिक है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, वो भी एडियाबेटिक है। अगर ये भी एडियाबेटिक है, पिस्टन भी एडियाबेटिक है, तो एनर्जी का ट्रांसफर तो अभी भी हो सकता है। किसके थ्रू? एनर्जी का ट्रांसफर किसके थ्रू हो सकता है? अभी भी वर्क के थ्रू हो सकता है। सब कुछ एडियाबेटिक है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, बट किसके थ्रू? वर्क के थ्रू। हाँ, एडियाबेटिक होने से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो सेकंड हमने फिर क्या कर दिया, रिजिड होनी चाहिए साहब। रिजिड होने का मतलब पिस्टन नहीं होना चाहिए, तो रिजिड का मतलब नो वर्क, कुछ भी वर्क नहीं होगा। और वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं, बट हाँ फिर भी कह सकते हो इम्परमिएबल होनी चाहिए, इम्परमिएबल होनी चाहिए, यानी कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। वैसे एडियाबेटिक बोल रहे हो, रिजिड बोल रहे हो, तो वो इम्परमिएबल है, लेकिन ठीक है ऐड कर रहे हैं कि इम्परमिएबल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। बट इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? दो इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको बोलने हैं, इट मस्ट बी एडियाबेटिक एंड रिजिड। समझ में आई? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है डेली लाइफ में, कोई एग्जाम्पल इसका, तो हम कहते हैं कि जो हमारा थर्मस फ्लास्क होता है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। थर्मस फ्लास्क जो है वो आइसोलेटेड है। क्यों? एक तो उसकी बाउंड्रीज रिजिड होती है, तो कोई वर्क डन नहीं होता। एडियाबेटिक बाउंड्रीज होती है, इसीलिए हीट ट्रांसफर नहीं होता, यानी ना तो वर्क डन हो रहा है ना हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो कह सकते हो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। और परमिएबल तो नहीं है, वो इम्परमिएबल है, इसलिए मैटर भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के लिए यहां पर लिख सकते हो, एग्जाम्पल इसका थर्मस फ्लास्क। जो थर्मस फ्लास्क है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये जो यूनिवर्स है ना, वो दो ये इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बट हम कहते हैं यूनिवर्स भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। बट क्यों ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है यूनिवर्स? वो इसलिए है, क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ क्या एक्सचेंज करेगा, कुछ है ही नहीं उसके बाहर, उसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो वो किसी के साथ क्या एक्सचेंज करेगा? इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्स भी अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? थर्मस फ्लास्क। क्योंकि यूनिवर्स में तो हम ये कहते हैं कि उसकी बाउंड्री के बारे में कुछ नहीं बोलते। ये मत कहना सर यूनिवर्स तो एक्सपेंडिंग है, तो एक्सपेंडिंग तो एक्सपेंड होता जा रहा है, और हमारा सिस्टम भी हम मान रहे हैं कि वो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, इसीलिए हम उसे
कह सकते हैं कि वो किसी के साथ कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर रहा है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। समझ में आ गया? तो दो एग्जाम्पल, एक तो थर्मस फ्लास्क और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यूनिवर्स। आइसोलेटेड सिस्टम की बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए वो लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट पर आ रहा हूं, सेकंड पार्ट, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम के क्या एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं। ये मल्टीवर्स और इस पर मत जाओ, ये आइडियल एग्जाम्पल वर्ड नहीं समझ में आया दिव्यांशु? ये आइडियल एग्जाम्पल, मैंने दो एग्जाम्पल बोल दिए, एक तो थर्मस फ्लास्क और दूसरा यूनिवर्स। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफर होती है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। एनर्जी कैन ट्रांसफर बट नॉट मैटर। मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। अब बताओ कि एक क्लोज सिस्टम की बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? हाँ, लिख के आ जाएगा बेटा, तुम थर्मोडायनेमिक्स मानो, ये थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर है, ठीक है। बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए, एक क्लोज सिस्टम की बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? रियल तो होनी चाहिए, वो आप कह सकते हो। तो यहां पर केवल एक ही कंडीशन है, नॉन परमिएबल या इम्परमिएबल बाउंड्रीज मस्ट बी इम्परमिएबल। जो बाउंड्रीज है वो इम्परमिएबल होनी चाहिए ताकि मैटर ट्रांसफर ना हो, और कोई कंडीशन नहीं। रिजिड हो ना हो, एडियाबेटिक हो ना हो, क्या होनी चाहिए, इम्परमिएबल। कोई जरूरी नहीं एडियाबेटिक हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। एडियाबेटिक हो या ना हो, रिजिड हो या ना हो, बट क्या होनी चाहिए, इम्परमिएबल होनी चाहिए फॉर ए क्लोज सिस्टम। ज्यादातर सिस्टम जो आप और हम यूज करते हैं, ज्यादातर सिस्टम आप और हम जो यूज करते हैं वो सब क्लोज सिस्टम ही होते हैं। डेली लाइफ में जितने भी हम कंटेनर्स यूज करते हैं वो सब क्लोज सिस्टम है, क्योंकि उनके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है, हम सबको पता है। मोस्टली यूं कह दो, सारे ही जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो सब एक तरह से क्लोज सिस्टम ही है। यहां एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहां एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। क्वेश्चन आता है, एक क्लोज सिस्टम means volume is constant। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। क्या एक क्लोज्ड सिस्टम का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है? हर्षित, यू आर मोस्ट ऑसम टीचर, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ यार, थोड़ी ऐसा ही कुछ अजीब सा लग रहा था, अब ठीक लग रहा। हाँ हाँ, बताइए जल्दी से, ए क्लोज सिस्टम मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। कोई जरूरी नहीं है। ये कंटेनर है, इसमें पिस्टन लगा दिया, ये भी क्लोज्ड हो गया। एक बलून है, इसको आपने बांध दिया, ये भी क्लोज्ड हो गया। तो ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक क्लोज सिस्टम जो है, हर एक क्लोज सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो। हाँ, इसका कांस्टेंट है लेकिन इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इट इज फॉल्स। बहुतों को पता क्या लगता है कि सर क्लोज कर दिया, ढक्कन लगा दिया तो अब तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। भाई हमेशा ढक्कन लगा के थोड़ी क्लोज करते हैं, हमेशा ढक्कन लगा के नहीं होता है, पिस्टन लगा के भी क्लोज किया जा सकता है। अब यहां से मैटर बाहर नहीं जाएगा, तो क्लोज्ड सिस्टम का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। देन थर्ड वन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा, सब कुछ जा सकता है, सब कुछ एक्सचेंज हो सकता है, तो विच कैन ट्रांसफर
वैसे मैटर और एनर्जी दोनों, लेकिन अगर मैं लिख दूं विच कैन ट्रांसफर मैटर, तो अगर मैटर जाएगा तो एनर्जी कहाँ है? एनर्जी तो उसी के अंदर ही है ना, कोई अलग से थोड़ी भरी हुई है। मैटर के साथ एनर्जी भी जाएगी, क्योंकि एनर्जी है ही किस में? मैटर में। तो दोनों बोल दो या लिख दो विच कैन ट्रांसफर मैटर। जो मैटर ट्रांसफर कर रहा है वो ओपन सिस्टम है, और इसकी बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? परमिएबल होनी चाहिए साहब। इसकी बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? परमिएबल। तो एक ओपन सिस्टम की बाउंड्रीज परमिएबल होनी चाहिए। और मैंने केवल मैटर लिखा है, मोस्टली मैटर एंड एनर्जी दोनों लिखते हैं, लेकिन मैटर जा रहा है तो इसका मतलब एनर्जी तो जा ही रही है, राइट? मैटर जाएगा तो एनर्जी कहाँ होती? उसी के अंदर, सब्सटेंस के अंदर ही तो एनर्जी होती, कोई अलग तो एनर्जी होती नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर होती है, तो मैटर जाएगा तो एनर्जी तो जाएगी जाएगी। तो ओपन सिस्टम मतलब विच कैन ट्रांसफर मैटर, इसकी बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? परमिएबल। अब मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में ओपन सिस्टम हम डिस्कस नहीं करते हैं, यानी हमारा जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, वो बाहर नहीं जाता है। तो मोस्टली जो हम डिस्कशन करेंगे वो क्लोज्ड सिस्टम पे ही करेंगे। समटाइम्स आइसोलेटेड की भी बात करेंगे, लेकिन आइसोलेटेड में तो देखो कुछ भी एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, तो उस पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। तो मोस्टली क्वेश्चंस किस पर बनने वाले? क्लोज्ड सिस्टम पर ही, यानी मेनली हमारा फोकस होगा क्लोज्ड सिस्टम, जो एनर्जी और जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। अब यहां पर आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट पर आ रहा हूं। कोई भी जो सिस्टम होता है ना, उसको आप क्या करते हो? डिफाइन करते हो। डिफाइन मतलब जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि भाई तुम्हारा नाम ये है। और कैसे किया जाता है? तो तुम्हारी हाइट इतनी है, तुम्हारा वेट इतना है, इवन उसका एड्रेस भी, घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, और भी होता है, जैसे आजकल फिंगरप्रिंट्स हो गई। ये इससे उनको क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। फिंगरप्रिंट से भी डिफाइन किया जाता है, या आजकल अब के तो सबको एक आधार नंबर मिल गया, वो भी एक तरह की उनको डिफाइन करने का भाई तरीका है। उसी तरह से जो गैसेस होती है, सब्सटेंस होते हैं, उनको भी हम डिफाइन करते हैं। उनका नाम हो गया, इवन उनकी डेंसिटी हो गई, उनका कलर हो गया। तो ये जो टर्म्स यूज करते हैं ना, प्रेशर, डेंसिटी, कलर, मोलर मास, ये सब क्या है? उनकी प्रॉपर्टीज है। जैसे आपकी हाइट आपकी एक प्रॉपर्टी है, या मेरी हाइट मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरा वेट मेरी एक प्रॉपर्टी, मेरा फिंगरप्रिंट मेरी एक प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू मुझे डिफाइन किया जा सकता है, मुझे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसी तरह से एक सब्सटेंस को भी अलग अलग पैरामीटर से हम डिफाइन करते हैं, उनको उनके लिए यूज किया जाता है कि इसका प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना, वॉल्यूम इतना, डेंसिटी इतनी, कलर इतना है। तो इन्हें हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती, जितनी भी टर्म्स आप यूज कर रहे हो वो सब क्या है? प्रॉपर्टीज है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, मोलर मास, कलर। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को अब हम यहां पर कुछ कैटेगराइज करने वाले हैं, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं। तो यहां पर पहला क्लासिफिकेशन में यूज कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। एक लाइन लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम can be categorized into intensive and extensive properties. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कोई बता सकता है किसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? इंटेंसिव प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन है? कोई बताएगा? जल्दी से बताओ देखे। पर देखो यार, ना, टू दी पॉइंट बात करें। नहीं बना सकते तो बात खत्म हो गई, उसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। नहीं बना सकते, नहीं जो काम की चीजें हैं उस पर बात करें, ठीक है? यूनिवर्स में ऐसा क्यों है, यूनिवर्स में वैसा क्यों, वो हमारा पर्पस नहीं है अभी। इंडिपेंडेंट ऑफ मास। कोई कह रहा पाथ इंडिपेंडेंट, नहीं भाई। इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, डिपेंड्स ऑन अमाउंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। विच कैन चेंज, एंडोथर्मिक, लार्ज, एक्सटेंसिव। किसी ने लिखा वॉल्यूम डिपेंडेंट, ऐसा कुछ।
चलिए, एक दो आंसर मुझे सही लग रहे हैं, बताता हूं मैं। आप में से ज्यादा ने बोला है मास डिपेंडेंट, इस तरह से कुछ बोला है, जो मास पे डिपेंड करे, जो अमाउंट पर डिपेंड करे या ना करे, उस तरह से। बट मेरा मानना है ये इतनी सही डेफिनेशन नहीं है इसकी। बेटर डेफिनेशन मैं दे रहा हूं। आप वाली डेफिनेशन पे भी आऊंगा और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी समझाऊंगा कि मास डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बोलने से कहां हम फंस सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। प्रॉपर्टी whose value remain unchanged on division of the system is called intensive property. Is called intensive property. For example, लेट्स से ये कोई एक कंटेनर है। ऑब्वियसली इसका कुछ प्रेशर होगा, इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, जो भी इसके अंदर सब्सटेंस है उसका कुछ प्रेशर होगा, मान लो कोई भी गैस है, इसका अपना कुछ टेम्परेचर भी होगा, इसमें कुछ मोल्स भी होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कंटेनर को दो पार्ट में तोड़ रहा हूं। इसको हमने तोड़ दिया, कैसे भी, जरूरी नहीं इक्वल पार्ट्स में, दो टुकड़े इसके हमने कर दिए ऐसे, एक छोटा है एक बड़ा है साहब, इस तरह से। यानी इसको डिवाइड कर दिया हमने। डिवाइड करने के बाद इसका अपना प्रेशर टेम्परेचर कुछ वॉल्यूम होगा, डिवाइड करने के बाद इसका अपना प्रेशर टेम्परेचर कुछ वॉल्यूम होगा, कह सकते हो। लेकिन अब हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, बिफोर डिवीजन, सुनना वापस। अब हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, बिफोर डिवीजन जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था, और आफ्टर डिवीजन किसी एक पार्ट में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो भी है, अगर बिफोर डिवीजन और आफ्टर डिवीजन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू वही रहती है तो वो इंटेंसिव है। डिवीजन के पहले और डिवीजन के बाद वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव। अब देखते हैं यहां पर, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं इंटेंसिव और एक तरफ लिख देता हूं एक्सटेंसिव। क्या लगता है आपको, इस तरह से एक कंटेनर है, यूं मान लो उसके बीच में एक शटर था, जो शटर मैंने बंद कर दिया, यूं ही मान लो आप, शटर खींच दिया तो ये दो पार्ट में आ गया। क्या लगता है टेम्परेचर बदल जाएगा? क्या टेम्परेचर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा भाई। जैसे आपके कमरे का दरवाजा है, आप बाहर किसी हॉल से कनेक्टेड हो, आप दरवाजा बंद कर दो तो आप और बाहर का हॉल अलग हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाओगे। बट क्या टेम्परेचर बदल जाएगा? नहीं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स टेम्परेचर जो है वो क्या है, इंटेंसिव है। क्या प्रेशर बदल जाएगा? क्या प्रेशर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, प्रेशर भी वही रहेगा। तो प्रेशर भी क्या है, इंटेंसिव है। लेकिन क्या वॉल्यूम बदलेगा? वॉल्यूम बदलेगा, हाँ। पहले इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम कुछ और होगा, इस छोटे से पोर्शन का वॉल्यूम कुछ और होगा। यानी प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पहले कुछ और था, बाद में कुछ और है। तो यस, वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव है। व्हाट अबाउट मोल्स? वॉल्यूम चेंज होगा, क्या मोल्स चेंज होंगे? मोल्स भी चेंज होंगे। पहले मान लो 10 मोल्स थे, अब किसी पार्ट में 2 होंगे, किसी में 8 होंगे। इस तरह से मोल्स भी चेंज होंगे। ध्यान रखना, इन दोनों में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं, कंपैरिजन बिफोर डिवीजन आफ्टर डिवीजन कंपेयर कर रहे हैं। अब सोचो और कौन सी प्रॉपर्टीज सोचे, यानी ये तो चलो हो ही गया। व्हाट अबाउट मास? मास की बात करते हैं। लिख, क्या लगता है मास एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? अब मैं काम, अब आप लिखते जाओ और एक काम ना, कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके माइंड में है वो लिखो और उसके आगे लिखो इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। मैं देखूंगा कि क्या लगता है वो सही है या नहीं है। मास, बिल्कुल सही कहा, मास एक्सटेंसिव है क्योंकि मास तो बदल जाएगा। चलिए, व्हाट अबाउट डेंसिटी? बहुत बढ़िया, किसी ने लिखा है मॉलिक्यूलर मास इंटेंसिव है। डेंसिटी, बड़ा सा पत्थर हो या छोटा सा पत्थर हो, डेंसिटी तो वही रहेगी। बड़े से पत्थर को तोड़ दोगे तो डेंसिटी नहीं बदलेगी, यानी डेंसिटी क्या है, इंटेंसिटिव, इंटेंसिव।
मोलर मास, देखो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ही रहेगा, थोड़ी सी हाइड्रोजन हो ज्यादा हो, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ही रहेगा। तो मोलर मास भी क्या है, इंटेंसिव। और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बहुत बढ़िया, मैं इसको ही थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं ना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ये भी क्या है, इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी हो या ज्यादा क्वांटिटी हो, बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होता है। अच्छा, थोड़ी केमिस्ट्री वाली टर्म ज्यादा लिखो यार, देखो ये फिजिक्स वाली टर्म फिजिक्स में रहने दो। हाँ, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलरिटी, मोललिटी, ये जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, वो सब इंटेंसिव होती है, सब इंटेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन अलग कर लोगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन अलग कर लोगे, तो क्या वो बाकी बचे हुए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बदल जाएगी क्या? मतलब पेट्रोल का टैंक भरा हुआ, उसमें से थोड़ा पेट्रोल निकाल दूं या अलग अलग कर दूं, तो क्या बाकी का पेट्रोल की जो बाकी का पेट्रोल की जो कंपोजिशन है वो बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, उसकी कंसंट्रेशन वही रहेगी। तो सभी कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो इंटेंसिव है, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, और जितनी भी प्रॉपर्टीज कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है वो भी सब इंटेंसिव है, वो भी सब इंटेंसिव है। जैसे पीएच, पीएच किस पर डिपेंड करती है, मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन, H प्लस की मोलरिटी, तो पीएच भी क्या है, इंटेंसिव है। अभी आप कुछ और टर्म्स लिख रहे हो, क्योंकि अभी मैंने उनको डिफाइन नहीं किया, इसीलिए उनकी अभी हम बात नहीं कर रहे। राइट, किसी ने लिखा वेपर प्रेशर, बिल्कुल सही कहा, वेपर प्रेशर भी इंटेंसिव है, वेपर प्रेशर भी इंटेंसिव है। हाँ, यहां अगर मैं एक्सटेंसिव की बात करूं तो एनर्जी, एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव है। एक बड़े से पार्ट की एनर्जी अलग होगी, छोटे से टुकड़े की एनर्जी अलग होगी, वो सेम नहीं होगी, तो एनर्जी इज एक्सटेंसिव। अब आगे चल के कुछ और टर्म्स आएगी, अभी आपको उनका मतलब हो सकता नहीं पता हो, बस मैं लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में वापस लिखना ना पड़े। जैसे एंथैल्पी हो गई, ये आगे मैं डिफाइन करूंगा कि एंथैल्पी क्या होती है, अभी केवल लिख लो, आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। एंथैल्पी, आगे एक और टर्म हम डिफाइन करेंगे, एंट्रोपी, आगे चल के हम एक और टर्म लिखेंगे, गिब्स एनर्जी। ये सब जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, लिख लेना भी, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। हाँ, किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर हीट और वर्क को कैसे डिफाइन करोगे? तो क्वेश्चन ही आता है, क्या हीट और वर्क सिस्टम की प्रॉपर्टी है? हीट, क्या सिस्टम के अंदर हीट होती है? क्या इसके अंदर हीट है? मैंने क्या बोला था, किसी सिस्टम के अंदर हीट नहीं होती, एक सिस्टम के अंदर केवल क्या होती है, एनर्जी होती है, हीट तो होती नहीं है, वर्क होता ही नहीं है, तो वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो एनर्जी इन ट्रांजिट मोड है, तो ना तो हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ना हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वर्क ना इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है, हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। इनको ना तो एक्सटेंसिव बोलेंगे ना इंटेंसिव बोलोगे। समझ में आई बात? हम्म। आप कुल्फी वाले के पास गए थे? बहुत बढ़िया। ये देखो, और भी कुछ टर्म्स होती, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, फिजिक्स की टर्म्स है, हमें अभी उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कोई ये नहीं पूछेगा विस्कोसिटी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट कुछ पॉइंट्स हो गए, लेकिन यहां पर अगेन आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताऊं,
बड़े इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं यहां से, इसी को मैं इधर खिसका रहा हूं। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें तो जैसे मास जो है वो एक्सटेंसिव है और मोलर मास जो है वो क्या है, इंटेंसिव। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मास पर मोल, यानी इसको अगर मैं पर मोल डिफाइन कर दूं तो क्या बन जाता है, मोलर मास। तो और वो क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। जैसे एक और चीज होती है मास और डेंसिटी, मास और डेंसिटी, ये क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी पर ml पर लीटर, डेंसिटी, मास एक्सटेंसिव है और ये इंटेंसिव है। मोलरिटी और मोल्स, मोल्स पर लीटर अगर करोगे तो क्या बन जाएगी, मोलरिटी, पता ना मोलरिटी क्या, मोल्स पर लीटर। यानी अगर मैं इसको जैसे पर लीटर डिफाइन कर देता हूं, इसको भी पर लीटर, इसको पर मोल, तो ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाती है। यानी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप इंटेंसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करना होगा उसके लिए, आपको उसको पर मोल, पर ग्राम, पर लीटर ऐसे डिफाइन करना होगा, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव बन सकती है। तो ऐसे चेंज किया जा सकता। तो एक पॉइंट लिखो यहां पर, ऐसे ही नोट करो, फर्स्ट पॉइंट, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी can be converted into intensive one by defining it as per mole, per gram, पर लीटर, एक्सेट्रा। अगर आप ऐसे पर मोल पर लीटर डिफाइन करते हो तो वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। ध्यान रखना, एनर्जी एक्सटेंसिव है बट एनर्जी पर मोल कर दोगे तो वो इंटेंसिव हो जाएगी, एनर्जी पर मोल कर दोगे तो वो इंटेंसिव हो जाएगी। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट भी है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी become becomes an intensive property। यानी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वो इंटेंसिव हो जाता है, वो इंटेंसिव हो जाता है। लॉजिक क्या है, मान लो ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है E1 अपॉन E2, इसको भी हमने W से डिवाइड कर दिया, इसको भी W से डिवाइड कर दिया, तो ये भी पर ग्राम हो गई, ये भी पर ग्राम हो गई, तो ये भी इंटेंसिव, ये भी इंटेंसिव, तो ये रेशियो भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। यानी रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। बेटा अभी स्पेसिफिक हीट और इस पे मैं बाद में आऊंगा, अभी इसको थोड़ा होल्ड करो, अभी थोड़ा समझेंगे। अभी आपको पता नहीं स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, अभी मैं लिख दूंगा तो कंफ्यूजन होगा। तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़े बाद जब हम हीट डिफाइन करेंगे, हीट कैपेसिटी डिफाइन करेंगे, तब हम इनको वापस डिस्कस करेंगे। समझाऊंगा अभी मैं आपको, और जब समझाऊंगा तो तुम्हें बहुत कुछ नया समझ में आएगा। चल ठीक है, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। बेटा फर्स्ट लेक्चर भी देखो, वैसे स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव देख सकते हो, लेकिन जल्दी से पहले वाला जो पहले दो लेक्चर है वो भी देखना। यहां पर वापस नोटिस करो, मास भी एक्सटेंसिव, मोल्स भी एक्सटेंसिव, लेकिन उनका रेशियो जो है वो है इंटेंसिव। मास भी एक्सटेंसिव, लीटर यानी वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, लेकिन रेशियो इंटेंसिव है। तो इस तरह से रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वो इंटेंसिव हो जाएगा। देन थर्ड वन, नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं। हाँ, अब यहां पर बहुतों को प्रॉब्लम होती है, यहां पर प्रॉब्लम होती है, जैसा आप लोगों ने बोला। अब मैं आपको यहां पर पॉइंट आउट कर रहा हूं, बहुत सारी जनता ये कहती मास डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट। इस सेंटेंस को बहुत ढंग से यूज करना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे।
बहुत ढंग से यूज करना होगा, नहीं तो आप यहां फंस जाओगे। जैसे अभी मैंने क्या कहा, प्रेशर जो है, प्रेशर जो है वो क्या है, इंटेंसिव है। अब फंसते कहां पर वो मैं बता रहा हूं। तो एक तो पहले स्टेटमेंट में लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी आप लिखना मत, केवल सुनना। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट। ठीक है, लिखना मत, सुनना केवल। लेकिन इस सेंटेंस को अगर ढंग से यूज नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे वो मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, मान लो इसमें कोई गैस है हाइड्रोजन की, उसका कुछ मास होगा और उसका अपना कुछ प्रेशर भी होगा। उसका मास कुछ होगा और उसका अपना कुछ प्रेशर भी होगा, ठीक है। अब मैं इसमें बाहर से और हाइड्रोजन डाल देता हूं साहब, बाहर से मैंने और इसमें हाइड्रोजन डाल दी। बाहर हाइड्रोजन डालने पर क्या होगा, क्या इसका प्रेशर चेंज होगा? होगा, बिल्कुल होगा। और प्रेशर यानी मास चेंज करने पर प्रेशर चेंज हो रहा है, यानी इसके अकॉर्डिंग तो प्रेशर जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, यानी प्रेशर तो एक्सटेंसिव हो गया। इसके अकॉर्डिंग तो मास डाला, मास चेंज हो गया, मास चेंज हो गया, प्रेशर भी चेंज हो गया, यानी प्रेशर इज मास डिपेंडेंट। और मास डिपेंडेंट यानी प्रेशर एक्सटेंसिव, क्योंकि इंटेंसिव तो मास के इंडिपेंडेंट है, जबकि यहां प्रेशर मास पर डिपेंड कर रहा है। अब यहां क्या गड़बड़ है वो बताता हूं, क्या गड़बड़ है वो बताता हूं। और वो ये गड़बड़ है कि जब हम, सुनना वो ढंग से, जब हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्या कर रहे हैं, कैसे डिसाइड कर रहे हैं? तो बाय डिवीजन ऑफ द सिस्टम, बाय डिवीजन ऑफ द सिस्टम, यानी एक सिस्टम को डिवाइड करने पर जिन प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाए वो एक्सटेंसिव, जिनमें चेंज ना हो वो इंटेंसिव। यहां बाहर से कोई सब्सटेंस डाल के नहीं चेक करना है। बाहर से कोई सब्सटेंस डाल रहे हो या अंदर से कोई सब्सटेंस बाहर निकाल रहे हो, ये चेंज यहां पर नहीं हो रहा है। चेंज क्या कर रहे हैं? बाय डिवीजन ऑफ द सिस्टम। यानी अगर मैं यहां पर मास भी चेंज कर रहा हूं तो मास कैसे चेंज कर रहा हूं? बाय डिवीजन ऑफ द सिस्टम। बाहर से कुछ डाल के नहीं या अंदर से कुछ बाहर निकाल के नहीं, बाय डिवीजन ऑफ द सिस्टम। यानी जब आप ये सेंटेंस बोलते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट, तो यहां फिक्स है कि मास भी कैसे चेंज करना है, तो बाय डिवीजन ऑफ द सिस्टम। यस, यहां देखिए क्या मैंने डिवाइड किया तो क्या मास चेंज हुआ? यस, मास तो चेंज हुआ, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। प्रेशर चेंज नहीं हुआ है, मास चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रेशर इज मास इंडिपेंडेंट। लेकिन वो ऐसे सोचोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे सोचोगे तो फंस जाएगा। इसीलिए इस सेंटेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। कोई आपसे पूछे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो ये मास डिपेंडेंट या मास इंडिपेंडेंट वर्ड को मत बोलो। किसको प्रायोरिटी दो? कि जिन डिवीजन करने पर जिन प्रॉपर्टीज में चेंज ना हो वो इंटेंसिव, जिनमें चेंज हो जाए वो एक्सटेंसिव। उस सेंटेंस को इंपॉर्टेंस दो, उसको प्रायोरिटी दो। और जब भी ये बोलो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट, साथ में बोलो मास इज चेंज्ड बाय डिवीजन ऑफ द सिस्टम। डिवीजन ऑफ द सिस्टम ओनली। और किसी तरह से मास चेंज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मैंने समझा दिया आपको क्या होती है, सारे पॉइंट्स लिख लिए, उनको बस याद रखो। ये हमारे आगे किसी काम की नहीं है। आप कह सकते हो सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो? तो भाई जेई में क्वेश्चन आ जाते हैं, बुक्स में दे रखी है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन सही पूछो तो आगे इस चैप्टर में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका बहुत लिमिटेड यूज है। ये कब सोचना, जब भी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वर्ड आए सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? डिवीजन कर रहे हैं। कंटेनर में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, या कोई सब्सटेंस डाल रहे हो कोई सब्सटेंस निकाल रहे हो, ये वर्ड्स पिक्चर में ही नहीं आते। ये वर्ड्स पिक्चर में तब आएंगे जब आप कंटेनर को इस तरह से डिवाइड कर रहे हो या वापस कनेक्ट कर रहे हो, तब जाके इनकी
जरूरत पड़ती है तब ये डिफाइन होते हैं, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होंगे। यहां पर एक कंटेनर में हाइड्रोजन डाल रहा हूं, हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, क्या इंटेंसिव क्या एक्सटेंसिव, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहां वर्ड्स ही यूज नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? यहां ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हो। लास्ट में एक और पॉइंट लिखवा रहा हूं। लास्ट पॉइंट, हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं, इंटेंसिव को ऐड नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, आर एडिटिव इन नेचर। क्या मतलब हुआ इसका? इसी एग्जाम्पल से समझ में आएगा, और कहीं से नहीं समझ में आएगा। और कोई एग्जाम्पल लिया तो फिर फंस जाओगे। इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इसका वॉल्यूम 3 लीटर, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 लीटर, बिकॉज वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। इसमें 1 मोल, इसमें 3 मोल, ऐड करोगे मोल्स भी ऐड हो जाएंगे। बट कह दूं इसका टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन, ऐड करने पर टेम्परेचर 600 केल्विन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इंटेंसिव है। इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, ऐड करने पर 4 हो जाएगा? नहीं होगा, प्रेशर ऐड नहीं होता, टेम्परेचर ऐड नहीं होता। बट सोचो कैसे, ऐसे सोचो। अब जब मैं ये बोलता हूं ना प्रेशर ऐड नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स पता है नए नए एग्जाम्पल्स निकाल के लाते हैं। क्या लाते हैं? सर कैसे नहीं ऐड होता प्रेशर? देखो यहां पहले हाइड्रोजन गैस थी, मान लो उसका प्रेशर, हाइड्रोजन का प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। अब देखो सर इसमें मैंने नाइट्रोजन डाल दी, कितना प्रेशर नाइट्रोजन का? 3 एटमॉस्फेयर। तो बताओ टोटल प्रेशर कितना हो गया? 5 एटमॉस्फेयर। हो गया सर प्रेशर ऐड। तो लो यहां तो कर दिया, पहले ना हाइड्रोजन थी अब ना। अरे भाई फंस जाए, फिर फंस गए, फिर फंस गए। क्यों? क्योंकि यहां तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं इंटेंसिव क्या एक्सटेंसिव क्या है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। यहां पर कुछ भी पूछोगे तो क्या इंटेंसिव क्या एक्सटेंसिव। इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें, डिवीजन करने पर ये चेंज हो रहा है, तब ये वर्ड्स यूज करो, बाकी जगह ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। जितना मैंने लिखाया है उतना सफिशिएंट है। फाइनल कंक्लूजन क्या बोलोगे? आज के बाद कोई पूछे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो आंसर क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है तो बता दो आंसर। दो इंटेंसिव का रेशियो भी इंटेंसिव ही होगा। मेरे क्वेश्चन का आंसर हर एक को लिखना है। जब भी कोई पूछे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, डिफाइन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्या बोलोगे? डू नॉट चेंज ऑन डिवीजन ऑफ दिस सिस्टम, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन डिवीजन। लिखो लिखो लिखो, ध्यान रखना। और आज खाने की, अभी जब डिनर पर बैठो तो ये पॉइंट्स भी बोलना जो मैंने अभी लिखवाए ना सारे, इंटेंसिव एक्सटेंसिव के, कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम उसको पर मोल पर ग्राम डिफाइन कर दें तो इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए अब एक और डिस्कशन हम यहां कर रहे हैं, एक और डिस्कशन अब मैं यहां पर कर रहा हूं। एक्सटेंसिव इंटेंसिव तो हो गया, बात खत्म हो गई, जो कि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो दूसरा क्लासिफिकेशन है अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो बहुत क्लियरली बोलता हूँ, जो काम का नहीं है वो काम का नहीं है, जो बहुत काम का तो बहुत काम का बोलूंगा, जो काम का उसे काम का बोलूंगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एक और क्लासिफिकेशन की। डायरेक्ट हेडिंग डाल दो, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन, एक काम करो पाथ फंक्शन, और एक और हेडिंग डालो चेंज इन स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक और हेडिंग डलवाई है मैंने आप लोगों से, चेंज इन स्टेट फंक्शन। क्या है सब समझाऊंगा। क्या कहते हो स्टेट फंक्शन क्या होता है, बताइए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बेटा पर्व अभी तो पढ़ते जाओ, सीरियसली बता रहा हूं।
मैंने कहा ना थर्मोडायनेमिक्स मेरा फेवरेट है। इतनी परतें खुलेगी, इतनी परतें खुलेगी, इतनी सारी चीजें पता चलेगी, जो तुम्हें लगता है ये सब हमें पता था, लेकिन क्या पता था और क्या गलत पता था वो सब यहां पर पता चलेगा। हाँ, कोई पूछे स्टेट फंक्शन क्या है तो पाथ इंडिपेंडेंट, बस। ये ठीक है। अच्छा, किसी ने जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड ना करे। विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल नहीं, विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल, विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। चलो ये स्टेटमेंट तो सही समझ में आ रहा है, विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये बताओ डिपेंड किस पे करता है? विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ तो सही है, बट डिपेंड किस पे करता है ये भी तो बताओ। कौन सी स्टेट? बहुतों ने लिखा इनिशियल और फाइनल स्टेट। अब मैं लिखवा रहा हूं यहां पर फंक्शन और वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। फंक्शन और वेरिएबल whose value depends only on फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट का मतलब जो प्रेजेंट है, फाइनल स्टेट का मतलब प्रेजेंट स्टेट। whose value depends only on final state and is independent of initial state as well as path used to achieve final state। path used to achieve final state, राइट। समझाता हूं इसका क्या लिखा हुआ है यहां पर, सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दोनों ही जो है ना वो पता है स्टेट फंक्शन है। कैसे ये स्टेट फंक्शन है समझाते, समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अभी आप देखो, ऑब्वियसली बात है सब अपनी अपनी जगह अलग हो, बट एक थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप सब लोग, यू मान लो कोटा में हो, कोटा के क्लासरूम में बैठे हुए हो, मैं आपके सामने एक ही क्लासरूम में आप सब बैठे हुए हो। नहीं, आप सब, कोई साउथ से, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से, कोई नॉर्थ से, ऑल ओवर इंडिया से हो, आप सबको पता है ना। हर स्टेट से राइट नाउ क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट है, ये आपको पता है। तो अगर राइट नाउ आप मेरी क्लास में बैठे हुए हो, कोटा में बैठे हुए हो, और मुझे आपका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानना है। लेटीट्यूड यानी वही हिंदी में बोलूं तो शायद अक्षांश और देशांतर, राइट। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता करना है कि राइट नाउ आपका लेटीट्यूड क्या है, राइट नाउ आपका लॉन्गिट्यूड क्या है। तो क्या मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ आप कहाँ से आए हो, आप हरियाणा से आए हो, या आप बिहार से आए हो, या आप एमपी से आए हो, कहाँ से आए हो? क्या मैं आपकी इनिशियल स्टेट पूछूंगा? क्या नहीं पूछूंगा। क्या मैं आपकी इनिशियल स्टेट पूछूंगा कि किस जगह से आप आए? नहीं पूछूंगा। या मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताओ आप ट्रेन से आए हो, बस से आए हो, कार से आए हो, प्लेन से आए हो, किससे आए हो भाई? ये भी नहीं पूछूंगा। चाहे आप ट्रेन से आए हो, बस से आए हो, चाहे आप राजस्थान से आए हो, चाहे आप हरियाणा से आए हो, चाहे आप यूपी से आए हो, चाहे आप बिहार से आए हो, कहीं से भी आए हो, राइट नाउ आप अगर मेरी क्लास में बैठे हुए हो तो मैं आप सबका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो आपकी प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। आपकी प्रेजेंट
फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, वो आपकी इनिशियल स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई, कि आप कहाँ से आए हो। वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि किस रास्ते से आए हो, किस मोड से आए हो। ये नहीं कि सर देखो सर, हो सकता कोई एनआरआई हो, देखो सर मैं तो यूएसए से आया हूँ, मैं दुबई से आया हूँ, तो मेरा तो कुछ लेटीट्यूड इनसे ऊपर रखो। ऐसा है क्या कि मैं तो दुबई से आया हूँ, रशिया से आया हूँ, यूएसए से आया हूँ, तो मेरा कुछ ज्यादा होगा? अरे नहीं भाई, सबका वही होगा। या कोई कहता नहीं सर ये तो पैदल आया, ये तो बस से आया है, मैं तो जो है ना प्राइवेट जेट से आया हूँ, मैं तो फ्लाइट से आया हूँ, मेरा कुछ ऊपर होगा। अरे नहीं भाई, सबका वही होगा, सबका वही होगा। जरा समझ में आ रहा है? क्योंकि इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट, यही यहां लिखा हुआ है। फंक्शन और वेरिएबल whose वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन, अंडरलाइन कर लेना, फाइनल स्टेट, प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करे, ना तो इनिशियल स्टेट पर और ना पाथ यूज्ड टू अचीव। समझ में आ गई बात? राइट। मान लेते इसी चीज को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्रेशर और, मान लो ये कुछ कर्व है, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, राइट। इस पॉइंट का जो प्रेशर है 3, वॉल्यूम जो है लेट से वो 2। अब अगर आप इस पॉइंट पर यहां से आ रहे हो, इस पॉइंट पर यहां से आ रहे हो, इस पॉइंट पर कहीं और से आ रहे हो, या किसी और रास्ते से आ रहे हो, अगर आप इस पॉइंट पर आओगे तो प्रेशर 3 वॉल्यूम 2 ही होगा। ऐसा नहीं कि सर मैं यहां से आऊंगा तो प्रेशर कुछ और होगा, यहां से आऊंगा तो प्रेशर कुछ और होगा। अगर आप यहां आ रहे हो तो प्रेशर तो 3 और प्रेशर 2 ही होगा। या यूं कह दो, अगर राइट नाउ आप यहां है और मैं आपसे पूछूं बताओ प्रेशर क्या है, तो आप ये पूछोगे नहीं बताओ पहले कहां से आए हो। या मैं पूछूंगा वो, अगर आप इस पॉइंट पर हो, ए पॉइंट पर प्रेशर बताओ, तो ये पूछोगे नहीं कहां से आए हो फिर बताऊंगा। या वॉल्यूम पूछा जाए तो नहीं आप कहां से आए हो, तो उस पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, प्रेशर 3 होगा, वॉल्यूम 2 ही होगा। यानी ये प्रेशर वॉल्यूम केवल किस पर डिपेंड कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम केवल किस पर डिपेंड कर रहे हैं, प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर स्टेट फंक्शंस, आर स्टेट फंक्शंस, क्योंकि ये केवल प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं। समझ में आई बात? जैसे बता रहा हूं देखो, वैसे ही सोचोगे वैसे ही समझोगे। आपने इससे पहले कैसे पढ़ा कैसे सुना उससे कोई मतलब नहीं है, भूल जाना, भूल जाना। जैसे कह रहा हूं उसी फ्लो में जाना है। पहले हमेशा जब भी ये समझना है कि यार स्टेट फंक्शन क्या होता है, तो हमेशा पहले लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एग्जांपल लो। जो एग्जांपल्स मैं क्लास में ले रहा हूं उन्हीं एग्जांपल्स को सोचो और उसी फ्लो में फिर आगे बढ़ो, उसी फ्लो में ये ग्राफ बनाओ। इसका प्रेशर 3, यहाँ प्रेशर 2। अब आप इस पॉइंट पर कहीं से भी आओगे तो प्रेशर 3 होगा, वॉल्यूम 2 ही होगा, वो कभी नहीं बदलेगा। यानी वो ना तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर दी स्टेट फंक्शन, राइट। ये स्टेट फंक्शन है। अभी मैं पाथ फंक्शन पर भी आऊंगा, लेकिन अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। आप में से ज्यादातर पता है, किसी से भी पूछो जो जेई दे रहा है, जो अभी जेई देने वाला है, थोड़े दिनों के बाद जेई एडवांस देने वाला ना, उससे भी पूछोगे बताओ यार स्टेट फंक्शन क्या होता है, तो वो भी यही कहेगा जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। वो भी इनिशियल और फाइनल दोनों बोलेगा, जबकि वो गलत है। वो क्यों इनिशियल और फाइनल दोनों बोलते हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, क्यों ऐसा करते हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब ये तो प्रूव हो गया कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है, राइट। अब यहीं पर एक और वर्ड हम यूज कर रहे हैं। एक तो होता है देखो लेटीट्यूड, और एक होता है चेंज इन लेटीट्यूड, है ना। लेटीट्यूड और एक और होता है चेंज इन लेटीट्यूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोटा से जयपुर जाता हूं, बेटा इसी तरह से यार, क्यों थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। जब प्रेशर वॉल्यूम कर सकता हूं तो प्रेशर टेम्परेचर भी तो कर सकता हूं। दिमाग को बिल्कुल यूज नहीं करना है ना। जब प्रेशर वॉल्यूम को ऐसे प्रूव कर सकता हूं तो क्या टेम्परेचर को नहीं कर सकते? क्या यार। चलिए, तो लेट से अब मैं कोटा से दिल्ली जाता हूं, कोटा से दिल्ली जाता हूं, ठीक है।
तो ऑब्वियसली लेटीट्यूड में चेंज होगा, और वो लेटीट्यूड में चेंज जो होगा कह सकते हो वो फिक्स होगा, वो उतना ही होगा, चाहे मैं डायरेक्ट कोटा से दिल्ली जाऊं, या मान लो मुंबई होते हुए फिर दिल्ली जाऊं, या मान लो भोपाल होते हुए फिर दिल्ली जाऊं, कैसे भी जाऊं, चेंज इन लेटीट्यूड तो उतना ही होगा। लेकिन कितना होगा वो कोटा के लेटीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और दिल्ली के लेटीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। यानी चेंज इन लेटीट्यूड जो है, चेंज इन लेटीट्यूड वो इनिशियल और फाइनल दोनों पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल दोनों पे डिपेंड करेगा। जबकि लेटीट्यूड जो है वो केवल किस पे डिपेंड करता है, फाइनल पर। हाँ, लेकिन ये भी पाथ के इंडिपेंडेंट है, ये भी पाथ के इंडिपेंडेंट है, दोनों पाथ के इंडिपेंडेंट है। मैं कोटा से दिल्ली कैसे भी जाऊं, कैसे भी जाऊं, चेंज इन लेटीट्यूड तो उतना ही होगा। यानी यहां पर अब दो टर्म्स यूज होती, स्टेट फंक्शन और चेंज इन स्टेट फंक्शन, और इसी से बहुतों को कंफ्यूजन होता है। चेंज इन स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन केवल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल स्टेट। जबकि चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दोनों पर, ये दोनों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये भी पाथ के इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट, और ये भी पाथ के इंडिपेंडेंट है, ये भी पाथ के इंडिपेंडेंट है, दोनों ही पाथ के इंडिपेंडेंट है। अब यही एक गड़बड़ होती, बहुतों को लगता जैसे ही कोई कहे कि पाथ इंडिपेंडेंट, तो खट से कोई बोल देता सर वो तो स्टेट फंक्शन होगा। नहीं, इसीलिए मैंने 3 हेडिंग लिखी है। आप 3 टर्म्स बोलोगे, स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, दोनों ही पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं। स्टेट फंक्शन भी पाथ के इंडिपेंडेंट है, चेंज इन स्टेट फंक्शन भी पाथ के इंडिपेंडेंट है। कह सकते हो टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, क्या डेल्टा टी भी स्टेट फंक्शन है? टी को अगर मैं पूछूं तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन, क्या डेल्टा टी को भी स्टेट फंक्शन बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन। समझ में आई बात? ध्यान रहेगा अच्छी तरह से, ऐसे ही लिख लेना जैसे मैंने लिखा है। स्टेट फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट, दोनों ही पाथ इंडिपेंडेंट है, एक फाइनल पर एक इनिशियल फाइनल, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। और आज के बाद कोई बोलेगा कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, तो आप क्या बोलोगे? वो स्टेट फंक्शन भी हो सकता है और वो चेंज इन स्टेट फंक्शन भी हो सकता है। ये दोनों आपको बोलना है कि यार जो पाथ के इंडिपेंडेंट है वो स्टेट फंक्शन भी हो सकता है और वो चेंज इन स्टेट फंक्शन भी हो सकता है। हर्ष करा सर कभी आप दिल्ली आओ तो हमसे जरूर मिलना। जरूर मिलेंगे भाई। अंशिका का कहना सर थर्मो में मजा आ रहा, पिछले साल सबसे बोरिंग लगता था, अभी तीसरे चैप्टर में मजा आ रहा है। आगे बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी बातें, अभी तो हम फिर भी बहुत सारी टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, इनका एप्लीकेशन जब आएगा ना तो बहुत मजा आएगा। अच्छा जी, घर झांसी में है, पूरा भारत भ्रमण करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बातें यहाँ पर। तो आज के बाद ध्यान रखना, टी स्टेट फंक्शन है, डेल्टा टी इज चेंज इन स्टेट फंक्शन। ये टी मतलब टेम्परेचर, डेल्टा टी को क्या बोलोगे? टेम्परेचर थोड़ी बोल सकते हो, डेल्टा टी को क्या बोलेंगे? चेंज इन टेम्परेचर बोलेंगे। नाउ नाउ आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पाथ पे डिपेंड करे वो क्या है? पाथ फंक्शन, विच डिपेंड्स ऑन पाथ। ऑब्वियसली जो पाथ पर डिपेंड करेगा वो इनिशियल फाइनल पर भी डिपेंड करेगा, विच डिपेंड्स ऑन पाथ, क्योंकि पाथ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। तो पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करे, दैट इज पाथ फंक्शन। इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मेनली 2 टर्म्स जो हम यूज करते हैं, हीट और वर्क।
इन्हें हम कहते हैं ये पाथ फंक्शन है। थोड़ा समझाने की कोशिश करो, नहीं तो थोड़ा एक दो लेक्चर के बाद और अच्छी तरह से समझा पाऊंगा, लेकिन शायद थोड़ा बहुत फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि जो पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, वो पाथ फंक्शन होता है। अगर ए से बी डायरेक्टली ऐसे जा रहे हो तो एरिया ये आएगा। मान लो ए से बी अगर मैं ऐसे जाऊं तो एरिया अंडर द कर्व कुछ और होगा। और वो एरिया अंडर द कर्व भी किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है। अभी मान लो ऐसा है, नहीं तो पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे चल के मैं समझाऊंगा कि एरिया वर्क के बराबर क्यों होता है। तो एरिया अंडर द कर्व वर्क के बराबर होता है, एरिया बदल रहा है तो वर्क भी बदलेगा। तो हीट एंड वर्क, ये दो जो टर्म्स है वो पाथ फंक्शन है। बिल्कुल। अच्छा, चित्तौड़गढ़ से भी है, जरूर बेटा, बहुत पास में हो तुम तो, मिल लेंगे, चिंता मत करो, है ना। ठीक है हरीश, यश। हम्म। तो हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। इवन आगे चल के मैं और भी कुछ टर्म्स बताऊंगा, लेकिन इसको ऐसे समझते हैं, एक और दूसरे सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। और कोई एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछो पाथ फंक्शन का तो मैं बताता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर जो होता ना, हमारा जो बिहेवियर होता है, आप कह सकते हो वो एक पाथ फंक्शन होता है। देखो आप मेरे सामने खड़े हो तो मैं आपकी हाइट बता सकता हूँ मेजर करके, वेट बता सकता हूँ, सब बता सकता हूँ, लेकिन कोई आपसे मुझसे ये पूछे कि बताओ इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो उसके लिए मुझे आपकी पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, आपके घर के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में भी जानना पड़ेगा, आप कहाँ से आपने स्कूलिंग की है, आपके फ्रेंड्स कौन से हैं, उन सब के बारे में जानना पड़ेगा। और इतना जानने के बाद भी शायद हो सकता है मैं कुछ ढंग से नहीं बता पाऊँ। ये तो आपको ही ज़्यादा अच्छा पता होगा सर, कुछ नहीं बता पाओगे, है नहीं। और चेहरा देख के तो कुछ नहीं बता सकते, चेहरे तो अक्सर धोखा दे देते हैं, आप ही जानते हो आप। तो एक ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। पता चला कौन पाकिस्तान में कितने दिनों की ट्रेनिंग लेके आ रहा है भाई साहब, नहीं। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म होती है। ये जो पाथ फंक्शन होते हैं ना, इनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो इसीलिए ज्यादातर जो टर्म हम डिफाइन करते हैं, ज्यादातर जो हम टर्म डिफाइन करते हैं, हम स्टेट फंक्शन वाली टर्म्स डिफाइन करते हैं। पाथ फंक्शन ज्यादा हम इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो ये दो टर्म्स है, हीट एंड वर्क। अभी एक दो टर्म्स और आएगी, वेट करो, मैं बताऊंगा और भी कुछ पाथ फंक्शन होते हैं, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं उनको पहले इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कौन स्टेट फंक्शन है, कौन पाथ फंक्शन है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो हाँ, अभी के लिए बस याद रखो हीट और वर्क। अगर अभी किसी को लग रहा है कि सर हीट कैसे पाथ फंक्शन है, तो वो भी आगे समझ में आ जाएगा कि हीट भी पाथ फंक्शन है, वर्क भी पाथ फंक्शन है। ठीक है। देन अच्छा अच्छा डिस्कशन भी करना है, भूल ही गया था मैं तो। चलिए, तो ये बात हुई स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, आज के लिए यहीं तक करते हैं। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारा सॉलिड स्टेट का डिस्कशन बाकी है, तो चलिए पहले अब हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट का डिस्कशन करेंगे और फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो ये चैप्टर अभी कोई होमवर्क नहीं है, बस जो मैं कह रहा हूँ वो सुनते जाओ, ज्यादा कुछ होमवर्क नहीं है। अभी तो आप टेस्ट की तैयारी करो। तो चलिए सॉलिड स्टेट पर आते हैं, बोलिए डाउट्स बोलिए। जेई एडवांस्ड लास्ट क्लास में कहां तक डिस्कस किया था? बोलो डाउट्स बोलिए। मेरे हिसाब से फिफ्थ तक डिस्कस तो कर लिए थे, सेवंथ भी डिस्कस कर लिया था, एट्थ हो ही गया होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है साफ साफ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो पता होता है, तो उससे आप एनाइन की रेडियस पता है तो केटाइन की रेडियस निकाल सकते हो। कल कोई कह रहा था नाइन्थ क्वेश्चन में गलत है भाई, क्या नाइन्थ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में?
यहां पर दे रखा है m और x, राइट। थोड़ा मुझे अच्छा मिस प्रिंट जरूर लग रहा है, यहाँ नीचे डायग्राम में कहीं मिस प्रिंट है कि दोनों को एम एम लिखा हुआ है, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ऐसा। हाँ वो कह सकते हो, क्योंकि स्क्वायर वालों को भी एम लिखा हुआ और उसको भी एम लिखा हुआ, तो वो ठीक है, आंसर से समझ में आ ही जाएगा मेरे को। एक्स वाले कौन से हैं, ये, और एम वाले कौन से, ये, ठीक है। तो x तो क्या बना रहा है, FCC, तो इसके कितने होंगे, 4। m कहाँ कहाँ है, एक तो क्यूब के सेंटर पर और एजेस के सेंटर पर, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, और वैसे कितने दिख रहे हैं, 4, तो 1 + 1 यानी 2, और ये कितने हैं, 4, तो mx2 इज द आंसर। और बोलिए, एट्थ तो बता चुका हूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 3 एटम ऊपर ट्राइंगल बनाते हुए, 3 एटम पीछे ट्राइंगल बनाते हुए, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10th। एक तो क्वेश्चन नंबर 10th में पीछे जो आंसर दे रखा ना, उसमें डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, डायग्राम देखा होगा आप लोगों ने, है ना, इस तरह का कुछ डायग्राम दिख रहा आप लोगों को, आंसर में भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन क्या होता है वो अब मैं बता रहा हूं। जैसे जो पिरामिड होता है ना, स्क्वायर बेस बाई पिरामिड, नीचे वाला नहीं बना रहा हूं, ऊपर की तरफ ही बना रहा हूं, ये स्क्वायर बेस है और ये पिरामिड है, नीचे वाला नहीं बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर आप टॉप से देखोगे, इसको अगर आप टॉप से देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये स्क्वायर पिरामिड ऐसा दिखेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके कोने को कट कर रहे हैं, सारे कॉर्नर्स को थोड़ा थोड़ा कट कर रहे हैं, यानी इस कोने को यहां से कट कर दिया, बाकी कॉर्नर्स को भी कट करेंगे। मतलब यहां से अगर आप देखना चाहो तो मैंने क्या किया, इस कॉर्नर को यहां से कट कर दिया, इस कॉर्नर को हमने यहां से कट कर दिया ऐसे, राइट। अब यहां से ये जो एक एज था वो छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, इधर से भी छोटा होगा, यहां से भी, ये कट यहां से भी आएगा, इधर से भी कट आएगा ऐसे, इधर से भी एक कट आएगा, इधर से भी ऐसे कट आएगा। तो ये जो सरफेस है, यहां से भी ये जो ट्राइंगुलर वाली सरफेस आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये ट्राइंगुलर वाली सरफेस जो है वो यहां से भी कटेगी, यहां से भी कटेगी और यहां से भी कट जाएगी। तो ये जो ट्राइंगुलर वाली सरफेस है वो पता है क्या बन जाएगी, हेक्सागोनल बन जाएगी। यहां से देखो तो वो हेक्सागोनल बन जाएगी, यहां से देखो तो ऐसे, इस तरह से सारे कॉर्नर्स कट करने हैं, इस तरह से सारे कॉर्नर्स कट करने हैं। अभी आ रहा हूं, 9th पर आ रहा हूं, रुको पहले इसको समझाने दो। तो अब मुझे पहले तो ये बताओ, एक ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन में, ट्रंक या ऑक्टाहेड्रन की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रन की, उसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं, फेसेस कितनी होती है, और एजेस कितने होते हैं, या फेस, पहले तो ये बताओ फेस कॉर्नर्स कितने होते हैं, फेसेस और एजेस कितने होते हैं, चलो बताओ, तीनों ही चीजें बताओ। ऑक्टाहेड्रन में, ट्रंकेटेड में नहीं, ऑक्टाहेड्रन में कॉर्नर कितने होंगे, 6, बहुत बढ़िया, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और 4 ये, तो 6 तो होते हैं कॉर्नर। फेसेस कितनी होती है, 8, 4 ऊपर स्लांटेड, ट्राइंगुलर, इनका शेप क्या होता है, ट्राइंगुलर, 4 ऊपर स्लांटेड, पिरामिड को इमेजिन करो, पिरामिड को, लेकिन ये ऊपर वाला भी है पिरामिड, नीचे वाला भी है, तो 8 फेसेस हो गई। और एजेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं,
देखो ये 4 स्लांटेड ऊपर, 4 ऐसे स्लांटेड नीचे और 4 हॉरिजेंटल, यानी 12 एजेस होते हैं। कितने होते हैं? 12 एजेस होते हैं। अब सोचो आप, अगर मैं इन सभी कॉर्नर्स को कट कर रहा हूं तो इस कॉर्नर को कट करने पर यहां पर एक नई सरफेस जनरेट हो जाएगी, यहां पर एक नई सरफेस जनरेट हो जाएगी। ये सरफेस कैसी दिख रही है आपको? स्क्वायर सरफेस दिख रही है। कैसी दिख रही है? स्क्वायर सरफेस दिख रही है, राइट। तो अब मैं एक ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन की बात कर रहा हूं, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन की बात कर रहा हूं, तो उसमें हर एक कॉर्नर को कट करने पर एक नई फेस आएगी। तो स्क्वायर फेसेस कितनी होगी? स्क्वायर फेसेस कितनी होगी? 6, क्योंकि इसको कट किया तो ये 6। और जो पहले ट्राइंगुलर थी, जो ट्राइंगुलर थी क्या अभी भी है? नहीं भाई, जो ट्राइंगुलर थी वो तो कट गई इधर उधर से, तो वो क्या बन गई? हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल फेसेस कितनी होगी? हेक्सागोनल फेसेस कितनी होगी? और कॉर्नर्स भी बताओ और एजेस भी बताओ। कॉर्नर्स भी बताओ, एजेस भी बताओ। बिल्कुल सही, हेक्सागोनल, क्योंकि जो पहले ट्राइंगुलर थी वो सब अब हेक्सागोनल में कन्वर्ट हो गई। कॉर्नर्स बताइए। दीपक नहीं पता रैंक ऑफ क्यूब का क्या मतलब है? राज बेटा, 6 कॉर्नर को कट करूंगा तो हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर फेस आएगी, हर कॉर्नर से आएगी। समझ में आ गई? जितने कॉर्नर है हर एक को कट करूंगा, 6 कॉर्नर है तो हर एक से एक स्क्वायर फेस आ गई, बस। हर कॉर्नर को कट करने पर 4 नए कॉर्नर जनरेट हो रहे हैं। ये नया कॉर्नर, ये नया कॉर्नर, ये भी नया कॉर्नर, ये भी नया कॉर्नर। तो हर कॉर्नर से 4 नए, तो 6 से 24। कितने? 24। एजेस कितने होंगे? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एजेस कितने होंगे? तो इसके बहुत सारे तरीके। यूं कह दो, जो 12 एजेस पहले थे वो तो अभी भी है, हाँ वो छोटे हो गए। जो 12 एजेस थे वो अभी भी है, ये था पूरा लंबा है, छोटा हो गया, ये भी हो गया था पहले, अभी भी है, ये भी अभी भी है, सारे एजेस जो पहले थे वो अभी भी है। लेकिन हर कॉर्नर को कट करने पर 4 नए एजेस आए हैं, तो 24 तो नए और 12 पहले वाले, 36। इसका एक और तरीका है काउंट करने का, वो भी बताऊंगा। या तो ऐसे सोच सकते हो, जो 12 थे पहले वो तो है ही है, हर कॉर्नर को कट करने से 4 और आए हैं तो 24 और आए हैं, तो ये हो गए 36। बट इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है, सोच के देखो, ऐसे ऐसे देखो। राइट नाउ क्या हो रहा है, इसको कॉर्नर को कट करने पर ये सिचुएशन आ गई, ये भी कटेंगे बाकी, बट इस कॉर्नर से कितने एजेस निकल रहे हैं? 3 एजेस निकल रहे हैं। हर कॉर्नर से 3 एजेस निकलेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर, हर कॉर्नर से 3 एजेस। तो यूं देखा जाए तो 24 कॉर्नर से 72 एजेस निकलेंगे। 24 कॉर्नर से 72 एजेस निकलेंगे। ये तो गड़बड़ हो गई, 36 आंसर आ रहा है, जबकि 24 इंटू 3 तो 72 हो गया, डबल हो गया। तो फिर, क्योंकि आपने हर एक एज को 2 बार काउंट कर लिया, क्योंकि ये इस कॉर्नर से ये एज काउंट हो गया तो इससे भी काउंट करो, क्योंकि हर एक एज 2 कॉर्नर के बीच में, तो हर एक एज को 2 बार काउंट कर लिया, तो 72 डिवाइडेड बाई 2। ये तरीका आगे भी मैं बहुत यूज करूंगा, ध्यान रखना। याद रखना, नंबर ऑफ एजेस काउंट करने का ये तरीका पता होना चाहिए। कोई कह रहा था क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर गलत है। बेटा क्या गलत है? बी आंसर सही तो है यार, क्यों परेशान करते हो? नहीं, पढ़ा रहा होता हूँ सर, आंसर गलत, आंसर गलत, बॉम्बे दे रखा है, बॉम्बे ही आया है।
11th क्वेश्चन बताता हूं, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, याद करो, सुनना मेरी बात को। एक क्वेश्चन हमने किया था कि अगर किसी क्यूब के एजेस पर आप चल रहे हो, एजेस पर अगर चल रहे हो और वहां पर एक्स क्यूब आते हैं, एक्स क्यूब आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे? एक्स क्यूब। याद आ रहा है? अगर एज पर चलने पर दो क्यूब आते हैं तो टोटल होंगे एक्स की पावर 3। और एक सरफेस पर कितने होंगे? यानी एज पर चलने पर एक्स, तो सरफेस पर कितने क्यूब्स होंगे? यू मान लो कि एज पर चलने पर दो, तो इस सरफेस पर कितने क्यूब्स होंगे? 2 का स्क्वायर। और टोटल क्यूब्स कितने होंगे? 2 की पावर 3। राइट? अगर x है तो x की पावर 3, सॉरी x की पावर 2 और x की पावर 3। समझ लेना। यानी अगर टोटल क्यूब्स x की पावर 3 है तो किसी सरफेस पर, इमेजिन करो पूरा का पूरा मेरे पास एक सिल्वर का सैंपल है जिसका क्यूब बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है। ठीक है, किसी भी शेप का ले सकता हूं, इसमें कहां प्रॉब्लम है मेरे को? भाई ऐसा शेप लूंगा ना जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो मैंने एक सिल्वर इमेजिन किया जो कि क्यूब शेप का है। तो उसमें अगर टोटल इतने क्यूब्स हैं तो सरफेस पर इतने होंगे, सरफेस पर इतने होंगे, ऐसे इमेजिन कर सकता हूं मैं। तो यहां पर अब मैंने क्या किया, मुझे कितना एरिया है मेरे पास, पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया 10⁻⁻12। तो एक काम करते हैं, एक क्यूब इमेजिन करते हैं जिसकी एज लेंथ है 10⁻⁻6। आ रहा हूं, एक क्यूब इमेजिन करते हैं, नंबर है ना, जिसकी एज लेंथ है 10⁻⁻6। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10⁻⁻18 सेंटीमीटर या मीटर क्यूब। सरफेस एरिया 10⁻⁻12 आएगा। ऐसा क्यों लिया? ताकि सरफेस एरिया कितना आएगा? सरफेस एरिया 10⁻⁻12 आ जाएगा। अब इतना वॉल्यूम है तो उसका मास कितना होगा? डेंसिटी दे रखी है, मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ सिल्वर 10⁻⁻18 इंटू डेंसिटी 10.5। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब है, तो इंटू 10⁻⁶ और करना पड़ेगा। इतने ग्राम, इतने ग्राम। जल्दी से खत्म कर रहा हूं। ये क्या आ गया? मास ऑफ सिल्वर। जस्ट अ मिनट। नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स ऑन ए सरफेस एरिया, तो ये मास आ गया सिल्वर का, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा? 108। तो सिल्वर के क्या आ गए? मोल्स। मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दूंगा तो सिल्वर के क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर 10⁻⁻12 इंटू 10.5 इंटू या डिवाइड बाय 108 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए सिल्वर के जो कि उसमें होंगे। थोड़ा सा कुछ, एक सेकंड रुकना। यहां से फिर अब हमें रिलेट करना है कि किसी सरफेस पर कितने होंगे। यहाँ दे नहीं रखा यार, बीसीसी एफसीसी, क्या करें इससे? इसका पे डेंसिटी पता है। 10⁻⁻⁻12 - 10.5 × 10⁻⁻12 × 10⁻⁻12 × 10⁻⁻12 × 10⁻⁻12 × 10⁻⁻12 × 10⁻⁻12 × 10⁻⁻12 × 10⁻⁻12
नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स तो आ गए, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स हमारे पास आ गए, इतने सिल्वर एटम्स हैं। ओके, अब इसको ऐसे समझते हैं, सुनना मेरी बात। ये सिल्वर एटम्स जो है ऐसे अरेंज्ड है, कुछ इस तरह से, ऐसे। तो अगर ऑब्वियसली 3D में भी ऐसे होंगे, तो एक एज पर अगर आप चल रहे हो और अगर एक दो तीन सिल्वर एटम्स है, तीन एटम्स है सिल्वर के, तो टोटल कितने होंगे? 3 की पावर क्यूब। और इस सरफेस पर कितने होंगे? 9। समझ रहे हो? तो टोटल अगर इतने हैं तो सरफेस पर कितने होंगे? टोटल अगर इतने हैं 3 की पावर 3, तो सरफेस पर कितने होंगे? 3 की पावर 2। यानी अगर टोटल 3 की पावर 3 है तो सरफेस पर कितने होंगे? उसकी पावर 2/3। अगर टोटल 3 की पावर 3 है तो सरफेस पर इतने होंगे। तो टोटल अगर एटम्स इतने हैं तो सरफेस पे पता है कितने होंगे? टोटल अगर इतने हैं तो सरफेस पर उसकी पावर 2/3। तो टोटल अगर नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं इंटू 10.5 इंटू अवोगाड्रो नंबर अपॉन 108, तो सरफेस पर कितने हो जाएंगे? ये आंसर आएगा। सुन लो, जो भी डाउट्स है नेक्स्ट क्लास में वापस बता दूंगा, इसी चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में और समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, होमवर्क कुछ नया नहीं है, जो था वही है। अभी S2 भी नहीं, अभी केवल आप इन्हीं को वापस से करिए, टेस्ट की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। संडे को टेस्ट है, ढंग से देना है, अच्छे से अच्छा करना है। जो S2 बची हुई है वो मैं उसके बाद दूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।